हेलो स्टूडेंट, राधे राधे। मैं आशा चौधरी और आपके लिए क्लास 10th का सेकंड पार्ट लेके आई हूँ, जिसका नाम है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। इसमें अपन ने प्रकाश के गुण, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के नियम के बारे में पढ़ा है। यहाँ पे अपन देखते हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, जो परीक्षा के हिसाब से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन देखने वाले हैं अवतल दर्पण के किरण आलेख के कुछ नियम। तो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरेगी। यहाँ पे देखो क्या दिया है, P मतलब ध्रुव होता है, F मतलब फोकस, C मतलब वक्रता केंद्र, और यहाँ से जा रही है। ये एक दर्पण लगा है, ये एक दर्पण है और इसके पीछे ध्रुव होता है और यहाँ पे आगे फोकस। यहाँ से ये किरण आ रही है, प्रकाश की किरण, और रिफ्लेक्ट होके वहाँ पे जा रही है। तो देखो यहाँ पे I और R आपतन कोण और परावर्तन कोण बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, सेकंड देखते हैं। सेकंड देखो, यहाँ पे सेकंड में सेकंड क्या, अवतल दर्पण की मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। यहाँ पे देख रहे हैं जी, यहाँ पे एक दर्पण है और P मतलब ध्रुव पीछे है, और यहाँ से कहाँ से निकल रही F, और C मतलब वक्रता केंद्र। C मतलब क्या होता है, C मतलब होता है वक्रता केंद्र, और यहाँ जो फोकस है, यहाँ से जो निकल रही है, देखो जी क्या है, P, जी एक दर्पण रखा है। P मतलब पोल या ध्रुव बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या है जी आपतन कोण और परावर्तन कोण को बता रही है I और R, और यहाँ पे जी फोकस है, F मतलब कैपिटल F मतलब फोकस, C मतलब क्या होता है वक्रता केंद्र। तीसरा देखिए, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस परावर्तित हो जाती है। देखो यहाँ पे एक दर्पण है और यहाँ से जो किरण आई और क्या हो गई, परावर्तित हो गई। C मतलब वक्रता केंद्र से होती हुई आई और क्या हो गई, परावर्तित हो गई। अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस परावर्तित हो गई, आई और उसी दिशा में से चली गई। ठीक है, तो चौथा नियम देखो अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण के बिंदु P की ओर मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में आपतित किरण परावर्तित दिशा में ही परावर्तित होती है। आपतित तथा परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर मुख्य अक्ष से समान कोण बनाती है। ठीक है, यहाँ पे देखो एक दर्पण है और जी P है, यहाँ से किरण आई और यहाँ से लौट गई, ध्रुव से सीधी आई तो ध्रुव पे लगी, मतलब P पे लगी और पोल पे, और फिर रिफ्लेक्ट होकर दूसरी साइड चली गई। मतलब इसने आपतन कोण और परावर्तन कोण बनाया और फिर वापस लौट गई जी। कुछ इसके नियम हैं, अब देखेंगे। अवतल दर्पण द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखें, पहले देखें बिंब की, क्या लिखना, बिंब की स्थिति, फिर क्या है प्रतिबिंब की स्थिति, फिर प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब की प्रकृति। अनंत पर कैसी होती है, यहाँ पे देखें प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर फोकस F,
पर बिंदु साइज बिंदु साइज का पता करेंगे, क्या साइज है उसका। फिर आकार में अत्यधिक छोटी है, ठीक है। फिर प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक तथा उल्टी होती है। सी मतलब वक्रता केंद्र से परे। इसमें क्या होता है, एफ तथा सी के बीच, मतलब एफ मतलब फोकस होता है और सी मतलब वक्रता केंद्र के बीच। और प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, छोटा होगा। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक तथा उल्टी। सी मतलब वक्रता केंद्र, और यहाँ प्रतिबिंब की स्थिति वक्रता केंद्र पर, और प्रतिबिंब का आकार है समान साइज, सेम है, ठीक है, जिससे प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, वास्तविक तथा उल्टी है। यहाँ पे सी तथा एफ के बीच, मतलब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, और सी से परे है, और इसका प्रतिबिंब का आकार बड़ा बन रहा है और वास्तविक तथा उल्टा बन रहा है। फोकस पे है, स्थिति तो अनंत है, और क्या हो रही, अत्यधिक बड़ा, और उल्टा और वास्तविक। यहाँ पे पी और एफ के बीच, मतलब ध्रुव और फोकस के बीच स्थिति है, मतलब वस्तु की। तो क्या होगा, प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे बनेगी, और क्या होगा, विवर्धित बड़ा होगा, उससे बड़ा होगा साइज में आकृति। और फिर क्या होगा, प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी तथा सीधी दिखाई देगी। आभासी मतलब आभास होगा कि है वहाँ पे, और उससे और बिल्कुल सीधी दिखेगी, ठीक है। अब क्या देखें, बिंब की स्थिति और अनंत पर कैसी होती है, ठीक है। तो बिंब की प्रकृति और इसका जी आरेख बना है। यहाँ पे क्या है, जी यहाँ पे एक दर्पण रखा हुआ है, जी ध्रुव है, जी फोकस है, जी वक्रता केंद्र है। यहाँ से जी कोई वस्तुएं रखी हैं और अनंत तक, यहाँ से जी रिफ्लेक्शन हुआ तो यहाँ से जी लौट गई, यहाँ से जी लौट गई, ठीक है। किरणें, जी दो वस्तुएं ए और बी अनंत पर, और जी जाएंगी कहाँ तक, अनंत तक जाएंगी जी, ठीक है। आगे देखें। अब क्या सी पर, अब अगर सी पर है तो अपन देखेंगे, यहाँ पे सी पर है तो यहाँ पे ये ध्रुव है पीछे दर्पण के, यहाँ पे क्या है, फोकस है, और यहाँ पे सी, कैपिटल सी है, वो क्या है, कैपिटल सी वक्रता केंद्र है। और यहाँ बीच में क्या रखी है, वस्तु रखी ए डैश और बी डैश, ठीक है। यहाँ पे एक वस्तु रखी है ए और बी वस्तु रखी है, और वो कैसी दिख रही है, बनगुली उल्टी दिख रही है। देखो ए और बी किसके बीच में, वक्रता केंद्र के नीचे क्या दिख रही है, ए डैश और बी डैश एक वस्तु दिख रही, उसी के बराबर में, ठीक है। अब सी पर होगा तो क्या होगा, अगर सी पर होगा तो यहाँ पे देखो जी क्या है, पी मतलब ध्रुव, एफ मतलब फोकस। यहाँ पे एक वस्तु रख दी गई है, उसकी साइज कैसी, समान है। देखो यहाँ पे जी वस्तु रखी ए और बी, जी वस्तु रखी है, और इसकी साइज कैसी प्रतिबिंब में दिख रही है, से समान दिख रही है। देखो ये वस्तु है, ए बी वस्तु है, और इसका प्रतिबिंब कैसा दिख रहा है, ए डैश और बी डैश समान है, ठीक है। अब देखेंगे सी तथा एफ के बीच में, यहाँ पे ये दर्पण है और ये पी ध्रुव है, एफ फोकस है, और यहाँ पे अपन ने वस्तु रखी ए और बी एक वस्तु रखी है, और वो प्रतिबिंब में कैसी दिख रही है, प्रतिबिंब में उससे बड़ी दिख रही है। देखो ए डैश और बी डैश, ठीक है। एफ क्या है, अनंत तक जाएगी और क्या करेगी, और इससे बड़ी आकृति बनाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे पी मतलब क्या है, पी मतलब ध्रुव, एफ मतलब फोकस, सी मतलब वक्रता केंद्र। यहाँ पे जो वस्तु है, और फिर क्या बताई, प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, बड़ा होगा इसका, और वास्तविक तथा उल्टा, ठीक है। आगे देखो, छठवें वाले में पी तथा एफ के बीच ये क्या बनता, दर्पण के पीछे बन रही आकृति, इसकी आकृति देख रहे हैं आप लोग, इसकी आकृति दर्पण के
कुछ पीछे दिख रही होगी। यहाँ पे जी क्या है, देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है जी, दर्पण है। पी मतलब ध्रुव और एफ मतलब फोकस, सी मतलब वक्रता केंद्र। यहाँ पे जी एक वस्तु रखी है, दिख रही है, ये वस्तु दिख रही है और इस वस्तु का प्रतिबिंब क्या बन रहा है, मतलब दर्पण के पीछे बन रहा है और वो भी कैसा कैसा बन रहा है, आभासी तथा सीधा बन रहा है। आभासी दर्पण के पीछे बन रहा है और क्या बन रहा है, आभासी व सीधा प्रतिबिंब अपन को दिख रहा है, दिख रहा है, बड़ा, आभासी और सीधा। किस किस के बीच बन रहा है, पी मतलब ध्रुव, एफ मतलब फोकस। इन दोनों के बीच अगर वस्तु रखी हुई है तो वो जो क्या है, प्रतिबिंब का आकार और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, प्रतिबिंब का आकार वर्धित आकार का होगा और दर्पण के पीछे बड़ा और सीधा बनेगा, आभासी। ठीक है, यहाँ पे देखें दर्पण के अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण के उपयोग में क्या है, अवतल दर्पण के उपयोग सामान्यतः टॉर्च और फिर क्या है, चार्ज लाइट तथा वाहनों की हेडलाइटों में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। दूसरा है, दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। हेडलाइटों के लिए अवतल दर्पण का यूज होता है, जो गाड़ी के मिरर बनाए जाते हैं तो उसके लिए भी अवतल दर्पण का साइड मिरर बनाए जाते हैं ना गाड़ी के, तो मोटरसाइकिल में लगी हो तो साइड मिरर पीछे के देखने के लिए वाहनों को। ठीक है, तो वो भी अवतल दर्पण के बने होते हैं। और जो दांत के लिए बड़े आकार में देखने के लिए डॉक्टर उसका अवतल दर्पण का यूज करते हैं। तीसरा क्या, इन्हें प्रायः चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए शेविंग दर्पण के लिए भी, जब हम दाढ़ी बनाते हैं, जो भी पापा लोग को देखा होगा कि दाढ़ी बनाते हैं भैया लोगों को, तो वो क्या करते हैं, किस दर्पण का यूज करते हैं, अवतल दर्पण का यूज करते हैं। और फिर क्या है, सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पण का प्रयोग करा जाता है। किसमें, सौर भट्टी के लिए भी करा जाता है। पहला मोटरसाइकिल के साइड मिरर के लिए। दूसरा क्या है, दांत के जो दांतों के डॉक्टर होते हैं वो भी यूज़ करते हैं दांत के लिए बड़ा देखने के लिए। और फिर तीसरा है, चेहरे और दाढ़ी बनाने के लिए जिस दर्पण का यूज़ करते हैं वो भी क्या होता है, अवतल दर्पण। और सौर भट्टी के लिए भी अवतल दर्पण का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब उत्तल दर्पण के लिए कुछ प्रतिबिंब दिया है। यहाँ पे एक क्या रखा है, मिरर रखा है। यहाँ पे पी मतलब होता है ध्रुव और एफ मतलब फोकस, सी मतलब वक्रता केंद्र। यहाँ से दिख रही है जी आपतित कोण और परावर्तित कोण दिख रहे हैं। और जी कहाँ से कहाँ जी क्या बन रहे हैं, जी दर्पण के आगे बने और पीछे कहाँ पे पहुँचे, फोकस और वक्रता केंद्र पे। तो उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस से अपसारित आती हुई प्रतीत होती हैं, ऐसा लगता है अपन को। दूसरा क्या है, यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, दर्पण के यहाँ पे जी दर्पण है और पीछे क्या है, फिर क्या है, यहाँ पे उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। यहाँ पे जो फोकस है, पी मतलब ध्रुव, एफ मतलब फोकस, सी मतलब वक्रता केंद्र।
यहाँ से गुजरती हुई दिखी और यहाँ पे आपतन कोण और परावर्तन कोण बनाती हुई प्रतीत हुई। तीसरा है उत्तल दर्पण की वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित किरण परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस लौट जाती है। यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे P ध्रुव है, F मतलब फोकस मतलब वक्रता केंद्र और G मिरर है। और यहाँ से क्या एक किरण निकली और फिर वो सीधे कहाँ से वक्रता केंद्र से होती हुई गुजरी और फिर सीधी वापस लौट गई। चौथा देखो, उत्तल दर्पण के बिंदु की ओर मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में आपतित किरण तिर्यक दिशा में ही परावर्तित होती है। आपतन कोण तथा परावर्तन किरण आपतन बिंदु पर मुख्य अक्ष से समान कोण बनाती है। तो यहाँ पे क्या है, ये मिरर है, यहाँ पे क्या है ध्रुव है और जी क्या बना रही, पीछे ध्रुव के पीछे क्या है, आपतन कोण और परावर्तन कोण, एक किरण आ रही है और रिफ्लेक्ट होकर वापस लौट रही है। और यहाँ पे क्या है, F मतलब फोकस, C मतलब वक्रता केंद्र। ठीक है, आगे देखें। अब देखें, उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा अपेक्षित आकार कैसा होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा अपेक्षित आकार। बिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब की प्रकृति। यहाँ पे देखो, अनंत पर कैसी होती है प्रतिबिंब की स्थिति, फोकस पर दर्पण के पीछे। देखो यहाँ पे अनंत पर हो रही, तो यहाँ पे क्या है, एक मिरर है जी। यहाँ पे P मतलब ध्रुव, F मतलब फोकस, C मतलब वक्रता केंद्र और जी क्या एक वस्तु रखी हुई है। तो यहाँ पे क्या हो रहा, फोकस पर दर्पण के पीछे क्या हो रहा है, अत्यधिक छोटी बिंदु के आकार की दिख रही है और आभासी तथा सीधी दिख रही आभासी और सीधी दर्पण के पीछे। ठीक है, कहाँ से, फोकस से होती हुई गुजर रही है और वस्तु कैसी दिख रही, दर्पण के पीछे आभासी व सीधी दिख रही है। यहाँ पे देखो, अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच, अनंत और क्या है, यहाँ पे देखो जी है दर्पण, यहाँ पे P ध्रुव है और इसके पीछे एक जी वस्तु दिख रही है, वो कैसी और किसके पीछे बन रही है। यहाँ पे देखो, ध्रुव व फोकस के बीच दर्पण के पीछे, ध्रुव व फोकस, जी ध्रुव है और जी फोकस, इसके बीच ध्रुव व फोकस के बीच दर्पण के पीछे बन रही वस्तु। ठीक है, कैसी बन रही, छोटी, आभासी तथा सीधी बन रही है, छोटी, आभासी व सीधी। देखो जी दिख रही है, यहाँ पे देखो जी वस्तु ऐसी दी है, इधर पे ए डैश और बी डैश। देखो यहाँ पे छोटी सी जी ध्रुव है और जी क्या है, फोकस, इसके बीच में जी वस्तु दिख रही है छोटी सी, वो छोटी बन रही है, आभासी व सीधी बन रही है। ठीक है, आगे देख, क्या उत्तल दर्पण के उपयोग, तो इसके उपयोग के बारे में पढ़ते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों में किया जाता है। इसमें ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सकते हैं। उत्तल दर्पणों को इसलिए प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि ये सदैव सीधे तथा छोटे प्रतिबिंब बनाते हैं और ड्राइवर को अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ होती है। जी क्या कहते, साइड मिरर के लिए यूज करा जाता है इसका। और क्या देखते हैं, ड्राइवर को अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में यूज होता है। दुकानों में इनका इस्तेमाल सिक्योरिटी दर्पण के रूप में किया जाता है, दुकानों में भी यूज करते इसका। ठीक है, अब गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के चिन्ह परिपाटी को देखते हैं।
बिंदु नंबर 1 है, बिंदु हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। इसका अर्थ है कि दर्पण का बिंब से प्रकाश बाईं ओर से आपतित होता है। दूसरा देखो, मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। तीसरा क्या है, मूल बिंदु के दाईं ओर क्या होता है, प्लस एस अक्ष के अनुदिश मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक मानी जाती हैं। एक्स अक्ष के उस साइड की दूरियां ऋणात्मक मानी जाती हैं। मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर प्लस और वाई अक्ष के अनुदिश मापी जाने वाली दूरियां धनात्मक मापी जाती हैं। प्लस के ऊपर की मानी जाएंगी, प्लस के अनुदिश वाली ऋणात्मक और वाई के अनुदिश वाली धनात्मक होती हैं। सीधा मुख्य अक्ष के लंबवत तथा नीचे की ओर बाह्य अक्ष के अनुदिश मापी जाने वाली दूरियां ऋणात्मक मानी जाती हैं। यहाँ पे ये सूत्र दर्पण का इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे क्या है, मुख्य अक्ष के लंबवत तथा नीचे की ओर बाह्य अक्ष के अनुदिश मापी जाने वाली दूरियां ऋणात्मक मापी जाती हैं। बिंब की दूरी u हमेशा धनात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक और उत्तल की धनात्मक होती है। यहाँ पे देखो स्मॉल v है, वो प्रतिबिंब की दूरी को बता रहा है, और स्मॉल u है वो बिंब की दूरी, और f मतलब फोकस होता है, फोकस दूरी होती है। यहाँ पे जी दर्पण का सूत्र दिया है जो परीक्षा के बेस से इम्पोर्टेंट है। दर्पण का सूत्र है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो यहाँ पे v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, स्मॉल u क्या है, बिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी प्लस बिंब की दूरी बराबर फोकस की दूरी। ठीक है, ये परीक्षा के हिसाब से इम्पोर्टेंट है सूत्र दर्पण का। तो एक बार आप लोग उसको पढ़ के जाना। यहाँ पे एक दर्पण है जो ध्रुव है, और यहाँ पे क्या एक वस्तु रखी है ए और बी, और वो कैसी हो रही है, यहाँ देखिए ऊपर ऊंचाई ऊपर की ओर क्या धनात्मक है और नीचे की ओर ऋणात्मक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपतित प्रकाश की दिशा वो कैसी हो रही, बाईं ओर कैसी हुई, ऋणात्मक, और यहाँ पे देखो दाईं ओर धनात्मक। ठीक है, यही तो बताना था कैसे धनात्मक ऋणात्मक होती है। और जी एक्स है और जी एक्स डैश है। आवर्धन देख लो, आवर्धन क्या है, गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न वह अपेक्षित विस्तार है जिससे ज्ञात होता है कि कोई प्रतिबिंब की अपेक्षा कितना गुना आवर्धित है। इसे प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुमाप रूप में व्यक्त किया जाता है। यहाँ पे देखो स्मॉल m है, प्रतिबिंब की ऊंचाई को किससे h मतलब हाइट, इसलिए इसको ऊंचाई को h से डिनोट कर रहे हैं। तो दो ऊंचाई दी है यहाँ पे, तो एक ऊंचाई को क्या करेंगे h डैश से, दूसरी ऊंचाई को सिर्फ h से डिनोट करेंगे। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश से और बिंब की ऊंचाई सिर्फ स्मॉल h से डिनोट करी जा रही। m मतलब मिरर हो गया, hi और फिर क्या करा बटे में क्या करा है h ओ ले लिया। m इक्वल टू माइनस v और u मतलब बिंब की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी। और यहाँ पे क्या हुआ है, m इक्वल टू hi और अपॉन h0, तो क्या है माइनस v और u। और यहाँ पे h और स्मॉल v और u क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, और u मतलब बिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी माइनस बिंब की दूरी। और यहाँ पे कुछ जो नियम दिए गए हैं वो पढ़ते हैं अपन।
तो यहाँ पे m ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा, यदि m धनात्मक है तो आभासी होगा, यदि HI और HG हो तो m बराबर माइनस प्रतिबिंब का आकार बिंब के बराबर होगा, यदि H बड़ा है और m प्रतिबिंब से बड़ा होता है और वो छोटा हो तो प्रतिबिंब बड़ा होगा तो छोटा होगा, प्रतिबिंब से बड़ा होगा और अगर बड़ा होगा तो प्रतिबिंब से छोटा होगा। HI ठीक है, बड़ा छोटा याद रखना, बड़ा छोटा कहाँ होगा। समतल दर्पण का आधा आवर्धन सदैव प्लस होता है और प्लस साइज आभासी प्रतिबिंब दर्शाती है। L क्या दर्शाता है, प्रतिबिंब का आकार बिंदु के आकार के बराबर होता है। ओके आगे देखो, आगे क्या देखना है, यदि m प्लस चार्ज हो तो क्या होगा, अवतल दर्पण बड़ा होगा। अगर यदि मिरर m बराबर प्लस चार्ज हो तो वो दर्पण से छोटा होता है, अवतल दर्पण है, और यदि m माइनस चार्ज हो तो दर्पण अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो चैप्टर समाप्त हुआ और जो परीक्षा के बेसिस जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है प्रकाश परावर्तन, आई होप आपको मेरा चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।